सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। वेल, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें बताई है मनीष ने, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से हूँ। फिलहाल मैं इलाहाबाद में काम कर रहा हूँ। यह घटना मेरे बचपन में मेरे साथ घटी थी, जो कि मेरे गांव बलिया की ही है। मेरे अम्मा पापा की मौत तभी हो गई थी जब मैं 4 साल का था। उसके बाद से मैं अपने चाचा के साथ इलाहाबाद में रहता था। चाचा ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और पाला। बीच बीच में जब गर्मियों की छुट्टियाँ आती होती या फिर कुछ समय की छुट्टियाँ ऐसे मिलती तो मैं अपने दादाजी के पास बलिया में चला जाता था। साल का काफ़ी वक्त मैं वहाँ पर ही बिताता था, जिस कारण से वहाँ पर गांव में भी मेरे कई सारे दोस्त बन चुके थे, जिनके साथ मैं खेलता था, घूमता था और मस्ती करता था। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 19 साल की थी। दरअसल ये एक घर की बात थी। वो घर हमारे गांव के बिल्कुल बाहरी एरिया पे, जहाँ पे गांव बिल्कुल मान लीजिए ख़त्म हो जाता था, वहाँ पर स्थित था। वो घर 3 मंजिला था। यह आपको थोड़ी हैरानी वाली बात लग सकती है, बट हमारे पूरे गांव में वो इकलौता 3 मंजिल का मकान था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात, वो मकान जब से मैंने होश संभाला था तब से बंद था। और मेरे दादाजी के मुताबिक वो मेरे पैदा होने से भी 5 साल पहले से ही बंद था। इसके पीछे क्या कारण थे उन्होंने कभी विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने तो क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो अपने आसपास के ऐसे ही चाचा ताऊ, बाकी रिश्तेदारों से मैं उस घर के बारे में बहुत पूछता, पर कोई भी कभी भी सीधा जवाब नहीं देता कि आखिर वो बंद है क्यों और वहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता, या फिर उस घर के मालिक कहाँ पर हैं। खैर, इतना तो मुझे किसी से पता चल गया था कि वो घर किसी ठाकुर नाम के व्यक्ति का था। बचपन से ही उस घर में जाकर देखने की जिज्ञासा तो बहुत थी, क्योंकि वो घर बाहर से देखने में लगता ही ऐसा था। पूरे गांव का सबसे ज़्यादा सुंदर मकान वही था। ऊपर से वहाँ कोई रहता भी नहीं था, तो बचपन से ही उस घर को देखकर ऐसा लगता था कि मानो एक बार घर के अंदर जाया जाए और वहाँ पर अच्छे से देखा जाए कि वो कैसा है। अपने दोस्तों से कई बार मैंने वहाँ चलने के लिए बोला भी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि साथ ही साथ गांव में ये वाली कहानियाँ भी फैली हुई थी कि उस घर में आत्माएं हैं या फिर उस घर पे किसी चीज़ का साया है। इन्हीं घटनाओं को सुनते सुनते कब 19 की उम्र हो गई पता भी नहीं चला। और तब बीच में एक बार दिवाली से कुछ समय पहले, जब ठंड धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी और शाम जल्दी हो जाती थी, उसी समय के आसपास मैं अपने दोस्तों के साथ शाम के वक्त ही घूमने के लिए जाता था। अक्सर ही हम लोग खेत वगैरह की साइड जाते थे और वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा कभी कभी सिगरेट पीते थे या फिर ऐसे ही बात करके वापस आ जाते थे। तो नॉर्मली तो हम उस रास्ते से नहीं आते थे जहाँ पर वो मकान था, पर उस शाम ऐसे ही मेरा मन करा कि चलो उस तरफ से होते हुए चलते हैं। मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे उस घर के अंदर जाना है, बस मतलब इतनी इच्छा थी कि उस घर के सामने से निकला जाए। यही सोच के अपने दोनों दोस्त दिनेश और रवि के साथ मैं उस रास्ते से चलने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो घर गांव के बिल्कुल बाहरी एरिया में था, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें थोड़ा दूसरी तरफ जाना पड़ता, गांव के बाहर की साइड। पहले तो रवि ने मना करा और बोला कि चलो वापस घर ही चलते हैं, क्या तुम लोग उधर जाने के चक्कर में लग रहे हो। पर मैंने बोला आ जाना, कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा जिद करने पे वो मान गया और साथ में आने लगा। अब हम लोग उस घर के बिल्कुल सामने खड़े थे। हम उस घर को सामने से देख रहे थे और उसके सामने वाले बड़े दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लटका हुआ था। इसके अलावा वो जो लकड़ी का दरवाज़ा था उस पर कहीं कहीं से वो टूटा सा हुआ था और उसको फट्टे से बंद करा गया था, फट्टे से कील लगा के।
मेरे दोस्त मुझे ऐसे ही वापस चलने के लिए बोल रहे थे, पर मैं बोला अभी चलेंगे, 5 मिनट रुक तो जाओ। और उसके बाद मैं घर के ही चारों तरफ ऐसे ही देखने लगा और इधर उधर घूमने लगा वहीं पर। तब मेरी नज़र जब मैं पीछे की तरफ गया तो एक जगह पर पड़ी। दरअसल ये एक खिड़की थी, पर यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि उस खिड़की में लोहे की जाली लगी हुई थी, लेकिन वो लोहे की जाली बुरी तरीके से मुड़ी हुई थी, मानो कोई ज़बरदस्ती वहाँ से अंदर घुसा हो। तो सबसे पहले तो मेरे मन में यही आया कि शायद कोई चोर वगैरह तो उस घर में नहीं घुसा। मैंने फ़ौरन ही अपने दोस्तों को वहाँ पर बुलाया। मैंने आवाज़ देकर जब उन्हें बुलाया तो वो लोग आए और वो भी उस चीज़ को देखने लगे। तब उन लोगों ने मेरे से ये कहा कि एक काम करते हैं, आज से वापस चलते हैं और गांव में किसी को इस बारे में बताते हैं, कोई बड़ा ही इस बारे में कुछ कर सकता है, हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर आने के लिए सब लोग मना करते हैं, किसी को पता लगा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं या किसी ने देख लिया तो सारा नाम हम पे ही आ जाएगा कि हम लोगों ने ये करा है या फिर हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला हाँ बोल तो सही रहे हो, पर तुम नहीं जानना चाहते ये घर अंदर से कैसा लगता होगा? बाहर से ही देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो तो बस थोड़ा पुराना सा हो गया है और जाले वाले लग गए हैं, लेकिन अंदर से शायद अच्छा हो। और अगर इस टाइम पर अभी कोई अंदर होता तब तक वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता। हो सकता है किसी ने पहले ही ये कर दिया हो, पर अभी अंदर कोई भी ना हो। ऐसे ही मैंने बातें बना बना कर अपने दोनों दोस्तों को अंदर ले जाने के लिए आखिरकार हाँ बुलवा ही लिया। एक एक करके हम लोग अंदर आ गए। वो खैर ऐसा ही था जैसे कि किसी कई साल से बंद पड़े घर को होना चाहिए। अंदर हर तरफ धूल मिट्टी और एक अजीब सी बदबू पूरे माहौल में फैली हुई, पर इस बदबू को मैं एक झटके में पहचान गया था। ये बदबू किसी जानवर के मरने की थी। जहाँ से हम घुसे थे वहाँ पर तो ये स्मेल थोड़ी कम आ रही थी, पर जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ने लगे ये स्मेल स्ट्रॉन्ग होती गई और मुझे समझ में आ गया कि ये गंध कहीं ऊपर से आ रही थी। थोड़ी आगे चलने के बाद हम लोगों के आगे सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों के पास जाते ही मैं समझ चुका था ये बदबू ऊपर से ही आ रही है। इस बीच मेरे दोस्त लगातार कह रहे थे कि हमें यहाँ पर क्या मतलब है, हमें वापस चलना चाहिए, पर वो मैं ही था जो कि उस घर में और अंदर जाने के लिए ज़िद कर रहा था। उन लोगों के मना करने के बावजूद मैं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही मैं ऊपर गया ऊपर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। शायद आप इस बात पे यकीन मिला करें, मेरी आंखों के सामने इस वक्त 30 से 35 कुत्तों की लाश पड़ी हुई थी। और ये कुत्ते ऐसे नहीं थे कि ऐसे ही मर गए हों, ये सभी के सभी खाए हुए थे। और उस टाइम पर जो बदबू वहाँ पर फैली हुई थी वो किसी को भी बेहोश करने तक का दम रखती थी। और बस वो तो किसी तरह मैं इस बदबू को सहन कर पा रहा था और खड़ा हुआ था। पीछे पीछे मेरे दोस्त भी आए तो ऊपर का नज़ारा देखकर तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और अब वो सीधा भागने के लिए नीचे ही चले गए। वो लोग मुझे छोड़कर ही वहाँ से नीचे जाने लगे। सच कहूँ तो मेरा भी मन वापस जाने का हो गया था, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए नीचे पलटा, नीचे से उन दोनों के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई और मेरे कदम वहीं पर रुक गए। और अब मेरे मन में ना तो आगे जाने की हिम्मत थी ना ही नीचे जाने की। तब जाकर मैंने उस चीज़ को देखा। चीज़ नहीं, वो साया, बिल्कुल किसी सफ़ेद से धुएं की तरह वो मेरी आंखों के सामने सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ आया। और पहले तो मुझे लग रहा था कि बस ये मेरा वहम है या फिर कुछ धुएं जैसा है, पर उसके बाद जैसे ही वो चीज़ ऊपर आ गई मेरी आंखों के सामने ही धीरे धीरे वो आकार लेने लगी। मेरी आंखों के सामने ही उसकी आकृति बिल्कुल किसी इंसान की तरह हो गई। और ये देखने के बाद मैं समझ चुका था कि शायद ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे मुंह से भी अब काफ़ी तेज़ से चीख निकली और अब मैं सीधा सामने अंधेरे में ही भागने लगा। सामने कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर एक जगह पर जाकर जब मैं टकराया तो पाया कि थोड़ा राइट में एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे को जैसे ही मैंने धक्का देकर खोला तो उस कमरे में दूसरी तरफ से रोशनी आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर खिड़की थी। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया और मैंने एक झटके में उस खिड़की को खोल दिया और मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आया मैं यहाँ से कूदकर अभी निकल रहा हूँ। पर जैसे ही मैंने खिड़की खोल के बाहर देखा मेरी हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि इस वक्त मैं दूसरी मंजिल पे था। पर जैसे ही मैंने फिर से पीछे पलट कर देखा तो वो साया ठीक मेरे पीछे आ रहा था और अगर शायद मैं उसके कब्जे में आता तो मेरी मौत पक्की थी। उस डर के कारण
मेरे अंदर से ऊंचाई का डर चला गया और मैं एक झटके में वहाँ से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद। जब मैं आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। अस्पताल में मेरे पापा मेरे साइड में थे, मेरा भाई भी दूसरी तरफ बैठा हुआ था। मैं बस इतना ही पूछ पाया कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे। धीरे धीरे मुझे बातें याद आने लगी कि मैं कहाँ गया था, पर मेरे माथे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ी देर में मुझे पता चला कि मेरा माथा गिरने की वजह से बुरी तरीके से फट गया था और मेरे सर में 7 टाँके आए थे। वहीं मेरी छाती में एक लकड़ी घुस गई थी, जिसके कारण मेरी चेस्ट में एक रॉड लगी थी। अगले 2 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद जब मैंने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो पता चला कि उन्हीं लोगों ने मेरे लिए गांव वालों को वहाँ पर बुलाया था। दरअसल उनका कहना था कि जब वो नीचे गए तो उसके बाद उन्हें सामने कुछ साए से दिखने लगे, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। पर कुछ समय के बाद उन्हें होश आ गया और जैसे ही उन्हें होश आया उस टाइम पर उन्हें मेरे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि मैं नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। ये देखकर वो दोनों डर गए और सीधा भागते भागते गांव गए। वापस से चलना शुरू करने में मुझे अगला 1 महीना बीत गया। इसके बाद भी जब मैंने घर वालों को ये बात बताई तो मेरे पापा को तो मेरी बात पर यकीन था, पर मेरे बाकी घर वालों को मुझ पर यकीन नहीं था। और मैंने भी ये बात फिर बाद में और किसी को नहीं बताई, क्योंकि सभी लोगों के लिए बात बचकानी सी थी। पर मैं जानता था कि मेरे साथ जो हुआ वो सच था और शायद उस घर के बारे में जो बातें थी वो भी सच थी। और शायद यही वो कारण था, वो अनजान कारण, जिस वजह से उस घर के मालिक ने उस घर को छोड़ रखा था। आज की अगली घटना है बताई है हमारी सब्सक्राइबर रिया ने। आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। यह घटना मेरे भैया के दोस्त के साथ घटी थी। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही बताऊंगी जैसे भैया ने मुझे बताई थी। इसके अलावा मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये घटना पूरी तरीके से भूतिया है या नहीं है, क्योंकि ये आप इसको सुनने के बाद खुद ही जज कर लेना। बात आज से 8 साल पहले की है, साल 2015 की। आगे के इंसिडेंट को मैं भैया के शब्दों में ही आपको बताती हूँ। मैं रोहित दिल्ली के सरोजनी नगर एरिया में रहता हूँ। जिस समय की ये बात है उस समय मैं एक कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पर लगे हुए मुझे 1 साल हो चुका था और मेरी सैलरी ठीक ठाक थी। सुबह के 9 बजे जाना और शाम को 6 बजे तक घर। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। काम पर अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे। एक सुबह ऐसे ही 9:15 बजे के आसपास जब कंपनी पहुंचा तो पता लगा कि मेरा दोस्त आया नहीं था अब तक, जो कि अक्सर ही मेरे से पहले आ जाता था। खैर कभी कभी तो सब लेट होते हैं, इसलिए बात को इग्नोर करा और अपना काम करने में लग गया। आधा घंटा बीत गया तो लगा कि शायद आज वो नहीं आएगा। ऐसे ही सोच के उसके नंबर पे कॉल करा पूछने के लिए, बट उसने कॉल नहीं उठाया और नंबर बंद आ रहा था। तब मेरे साथ का एक कोवर्कर जो कि उसके घर से थोड़ा दूर रहता था, मतलब कि उसका घर रास्ते में पड़ता था, तो वो मेरे पास आया और थोड़ा हैरानी के साथ बोला, तुझे पता है? मैं बोला क्या हुआ? तो बोला सूरज का एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं है तुझे? बहुत बुरी चोट आई है, सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बोला क्या हो गया? उसने बोला 3री मंजिल से नीचे कूद गया। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बोला ऐसा क्या हो गया भाई? जल्दी से अपने बॉस को बताने के बाद हम दोनों ही वहाँ से निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पहुँचे तो उसकी हालत देखकर हमारी हालत ही ख़राब हो गई। उसकी पूरी बॉडी पट्टियों से लिपटी पड़ी थी और गनीमत की बात यह थी कि उसको और कोई ज़्यादा तगड़ी इंटरनल इंजरी नहीं थी, पर उसकी हड्डियाँ कई टूट गई थी, जिसके कारण वो अगले कई महीनों तक बेड पर रहने वाला था। खैर इस पूरे टाइम हम लोगों ने उसका ध्यान रखा और वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलता था। इस टाइम पर उसकी फैमिली वहाँ पर नहीं रहती थी, तो मैक्सिमम टाइम उसका ध्यान हमने ही रखा। उसकी बहन हालांकि गांव से वहाँ पर आई थी उसका ध्यान रखने के लिए, पर वो ही बेचारी अकेला क्या क्या करती, इसीलिए हम लोग अक्सर ही उसकी हेल्प करते थे। अब 4 महीने बाद आते हैं
जब वो इतना हो गया था कि धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया था और अब वो हमसे बात वापस से करने लगा था। अब जाकर उसने फाइनली हमें बताया कि आखिर उस टाइम पर उसके साथ हुआ क्या था। जिस सुबह वो अपने तीसरी मंजिल से नीचे कूदा था, उससे पिछली रात के बारे में बताना शुरू करा। याद है ना, आयुषी का बर्थडे था। आयुषी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। हमने बोला हाँ। उस रात वो उसी के बर्थडे में शामिल होने के लिए एक रेस्टोरेंट गया था, बट वहाँ पर उसे जाने के बाद देखा कि वहाँ पर उसके कई सारे मेल फ्रेंड्स भी आए हुए थे और ये देखकर उससे ये बात अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से वैसे ही वापस आने लगा। रास्ते में आते टाइम मैंने एक बियर ले ली और उस बियर को एक जगह पर बैठकर पी दिया। उसके बाद अब मैं पैदल ही धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट की तरफ आने लगा। अब मैं एक दूसरे रास्ते से जा रहा था और कुछ टाइम से मैं यहाँ से नहीं निकला था। रात में अंधेरा सा हो रहा था और तब निकलते टाइम एकदम से मैंने देखा कि मैं किसी चीज़ से टकराया। दरअसल एक नोटिस बोर्ड सा था जो कि सड़क के बीचों बीच लगा हुआ था। मैं उससे टकराकर गिर गया। उसे जैसे ही मैंने हटाकर पैर से साइड करा, मैं एकदम से आगे आकर एक गड्ढे में गिरने वाला था और तब भी आकर मैं थोड़ा होश में आया तो मैंने देखा कि रोड में एक काफ़ी चौड़ा गड्ढा हुआ पड़ा था और ये देखने में भी अच्छा खासा गहरा था। मेरे ख्याल से ये 4 या 5 फुट गहरा था ज़मीन में, जिसने पूरी रोड को कवर कर रखा था। एकदम से ही मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गई और मेरा नशा सारा उतर गया एक बार में ही, ये सोच के कि अगर मैं इसके अंदर गिर गया होता तो मेरे साथ क्या होता। तब मैंने वो बोर्ड उठा के पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, आगे गड्ढा है, काम चल रहा है, दूसरे रास्ते से जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बियर के नशे में था, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उस नोटिस बोर्ड को एक लात मारी, जिससे कि वो नोटिस बोर्ड सीधा उस गड्ढे में जाकर गिरा। अभी मैं थोड़ा हिलते डुलते हुए ही वहाँ से थोड़ा पीछे की साइड हटा और अब वापस की तरफ जाने लगा। पर इससे पहले कि मैं जा पाता, मुझे मेरे सामने से एक बाइक काफ़ी तेज़ स्पीड में आती हुई दिखाई दी। वो बाइक काफ़ी तेज़ स्पीड से आ रही थी और उसकी लाइट भी मेरी आंखों को बिल्कुल बंद कर चुकी थी। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, कुछ समझ पाता, कुछ भी कर पाता, इवन रिएक्ट भी, वो बाइक सीधा आई और एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, जिससे मुझे अंदाज़ा लग गया कि वो बाइक शायद उस गड्ढे में गिर चुकी है। यह आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं तो इतना ज़्यादा डर गया कि मेरे होश तक नहीं संभाल पा रहा था। मैं थोड़ी देर तक तो मैं बस वहीं पर खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि अभी भी क्या हुआ। तब फिर जाकर जब थोड़ा होश संभाला मैंने, तो मैंने उस गड्ढे के अंदर झांक कर देखा और ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि नीचे वो दोनों पड़े हुए थे और जिनमें से उस आदमी का सर उसकी बाइक के नीचे ही दब गया था, जिसमें से लगातार काफ़ी सारा खून ऑलरेडी बह चुका था और उसकी जो पत्नी थी उसका पैर कटा हुआ था और देखकर मुझे यही लग रहा था कि वो दोनों मर चुके हैं। ये देखने के बाद मेरी हालत बुरी तरीके से ख़राब हो गई और पता नहीं क्या सोचकर मैं बस वहाँ से भागने लगा। मैं डर के मारे वहाँ से भागा और भागते भागते सीधा अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने कुछ नहीं करा, सीधा जाकर बेड पर लेटा और कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अभी तक सुबह नहीं हुई थी और बाहर अंधेरा सा ही हो रहा था, मतलब 3-4 बजे के आसपास का कोई समय था। मुझे अपने कमरे की हवा में कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वहां पर है। अब तक मैं बीती रात वाली बात को भूल चुका था, पर तभी एकदम से वो बात मेरे को याद आई। मैं सोचने लगा कि क्या वो मेरा सपना था या फिर ऐसा कुछ सच में हुआ था, और अभी मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तब एकदम से मैंने वो चीज़ें देखनी शुरू करी। अपने कमरे के बिल्कुल किनारे में मैंने 2 साए खड़े हुए देखे, एक आदमी का, एक औरत का। उन्हें देखते के साथ ही मेरी रूह कांप गई और उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि ये वही दोनों के साए थे जो कि आज मेरी वजह से मारे गए। उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो गई और मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस ऐसे ही बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं करा, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। पर ये सब बेकार था। वो लगातार मेरी तरफ बढ़ने लगे और मेरे करीब आने लगे। मैं डर के मारे बिस्तर की तरफ लगातार जाए जा रहा था,
पर जैसे ही मैंने देखा कि पीछे जगह नहीं है तो मैं फ़ौरन दूसरी साइड को जाने लगा जहाँ पर मेरी बालकनी थी। अपनी बालकनी में जाकर मैं अब इधर उधर बाहर देखने लगा। नीचे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं अपने कमरे की तरफ देखने लगा तो मैंने फिर देखा वो दोनों के दोनों मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तब उनमें से जो आदमी का साया था उसने एकदम से अपना मुंह खोला और मानो उसके बिना कुछ बोले ही मेरे मन में उसकी आवाज़ गूंजने लगी, हमें तूने गिराया, हम तुझे गिराएंगे। वो लोग अब मेरी तरफ आने लगे थे। वो लोग लगातार मेरी तरफ बढ़ने लगे और जिस टाइम पर वो बिल्कुल मेरे सामने आ चुके थे, पता नहीं कैसे, या तो मैंने जानबूझ के खुद कूदा या फिर उन्होंने मेरे शरीर पे वश कर लिया और कुछ ऐसा। मैं बालकनी की रेलिंग पे चढ़ा और सीधा नीचे कूद गया। जब मैं नीचे गिरा तो एकदम से ही मेरे होश नहीं गए। मेरी आंखें ऊपर की तरफ देख रही थी और मैं अब भी अपनी बालकनी में उन दोनों को खड़ा देख रहा था। वो दोनों मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे। वो लोग तब तक वहीं खड़े रहे जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। मुझे तो लगा शायद मैं मर चुका हूं, पर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। ये बात सुनकर हम लोगों की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर कुछ सोचकर हमारे मन में एक बात आई कि हमें इस बात को पता तो करना पड़ेगा कि ये वाकई में सच थी या नहीं। दरअसल बात ये थी कि हमारा एक दोस्त था जिसका कुछ टाइम पहले ही पुलिस में सिलेक्शन हुआ था और वो थोड़ा पास के ही एक थाने में तैनात था। हमने उसकी मदद ली और बस ये पता करवाया कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो हमें वाकई में पता चला कि उस रात, जिससे एक दिन बाद उसने अपनी बालकनी से छलांग मारी थी, वहाँ पर एक रोड पे काम चल रहा था सीवर का। उस सीवर के खड्डे में एक बाइक गिरी थी जिसमें एक पति पत्नी का जोड़ा बुरी तरीके से घायल हुआ था। और यही सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि वो घायल हुआ था, मरा नहीं था। उसमें उन दोनों के बारे में और भी जानकारी थी कि वो किस हॉस्पिटल में भर्ती थे। हम लोग भागकर हॉस्पिटल गए। जैसे से कुछ पैसे से दे देकर उनसे पता करवाया कि वो कहाँ रहते हैं और हम लोग वहाँ पर भी गए जहाँ पे वो रहते थे। हम लोग उनसे मिले, कुछ अनजान शख्स बन के उनसे बातचीत करी और उनसे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो पता लगा कि ये वही लोग थे जिनका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। सारी बातें देखने के बाद हमारे मन में एक ही सवाल रह गया कि अगर वो दोनों जिंदा थे तो वो साए क्या थे जो कि मेरे दोस्त ने देखे थे, जिनसे डर के उसने नीचे कूदकर आत्महत्या तक की कोशिश कर ली। आज तक मुझे नहीं पता कि ये इस वाकई में कोई भूतिया घटना थी या फिर उसका मन का वहम था या फिर कुछ और। कुछ टाइम के बाद वो दिल्ली से हमेशा के लिए चला गया और अपने गांव में ही सेटल हो गया। पर उसके साथ घटी ये घटना हम लोगों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। और जब भी इस बारे में हम सोचते हैं तो बस मन में यही ख्याल आता है कि आखिर तब हुआ क्या था। आज जो घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मैंने खुद अपने बचपन में बहुत बार सुनी है। हो सकता है आप में से भी किसी ने इस कहानी को ज़रूर सुना हो, क्योंकि हम बच्चों के बचपन में ये कहानी काफ़ी मशहूर थी। छोटी सी कहानी है जिसे मैं आप सभी लोगों से साझा करना चाहती हूँ। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बढ़ती हूँ कहानी की तरफ। जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तब मैंने कहानी अपनी नानी और गांव के बहुत से लोगों के मुंह से सुनी थी। कहानी कुछ इस तरह थी। हमारे गांव में बहुत पहले गौरी नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 15 साल की थी। गौरी को बचपन से ही तालाब, नदी और पोखरों में नहाना बहुत पसंद था और वो अक्सर वहां जाती भी रहती थी। एक बार वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ गांव में स्थित नदी में नहाने गई और नहाते वक्त उसके शरीर में कहीं से एक रक्त चूसक कीड़ा घुस गया, जिसे गांव में जोंक बोलते हैं। ऐसा कब हुआ उसे पता भी नहीं चला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती थी, तो गौरी की शादी भी पास के गांव के लड़के के साथ हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। पर अब गौरी को अपने शरीर में किसी चीज़ के होने का एहसास होने लगा था, वो भी एक नहीं कई सारी चीज़ों का। पर उसने ये बात कभी अपने घर वालों को नहीं बताई।
दरअसल वो जब भी शांत माहौल में होती या सो रही होती तो उसे अपने पूरे शरीर में कुछ रेंगता सा महसूस होता। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगी थी, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे और फिर भी उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, ना ही उसके घर वालों ने किसी ने इस बात पर ध्यान दिया। और इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब गौरी ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी, पर उसने एक बात गौर करी थी कि जब भी वो चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाती तब उसका शरीर एकदम शांत होता और कहीं पर भी कोई हलचल नहीं होती। धीरे धीरे गौरी को भी इससे राहत मिलने लगी और वो गर्म रोटियां तवे से सेक के उतार कर अपने सर पर रखने लगी, जिससे उसे अपने सर के साथ साथ पूरे शरीर में भी राहत मिलती। पर एक दिन उसे ऐसा करते हुए उसकी जेठानी ने देख लिया और उसे ये बात देखकर बहुत घिन सी आई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और दूसरे दिन गौरी के पति को सारी बात बता दी। इसे सुनकर वो आग बबूला हो गया और उसने गौरी को सबक सिखाने का मन बना लिया, पर किसी ने भी एक बार भी बेचारी से इस बारे में पूछा नहीं। उस रात गौरी जब अपना काम कर रही थी तब उसे कहाँ पता था कि आज उस पर नज़र रखी जा रही है। जैसे ही गौरी ने अपने सर पर रोटी उतार के रखी तभी उसके पति ने लाठी से उसके सर पर वार कर दिया और उसका मकसद था गौरी को सबक सिखाना ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। पर आशा के विपरीत गौरी के सर पर लाठी का वार पड़ते ही उसके सर के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से खून निकलने के बदले वो रक्त चूसक कीड़े निकलकर पूरे घर में फैलने लगे। ये देखकर पूरे घर वालों के होश उड़ गए और उस अभागन को इस कष्टकारी जीवन से मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि उन रक्त चूसक कीड़ों ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया था और उसे पूरा खोखला बना दिया था, इसीलिए वो उस लाठी का एक बार भी सहन नहीं कर पाई। जब ये घटना मैंने सुनी थी मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे और सच में इस बारे में सोच के ही मेरी हालत खराब हो जाती है। राजीव अपनी कार से नीचे उतरा और हांफते हुए अपने घर का दरवाज़ा खोल हॉल में सोफे पर जा बैठा। उसने सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए और फिर अपने माथे पर आए हुए पसीने को पूछने लगा। थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद वो उठकर किचन में गया और बोतल से पानी पीने लगा। अब जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था और वो वापस हॉल में स्थित सोफे पर जाकर बैठ गया। दरअसल राजीव ने आज अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हटा दिया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को बोरे में भरकर दूर कहीं नाले में डाल दिया था। राजीव सोफे पर बैठा अपनी पिछली यादों में खो गया। राजीव और सोनिया फेसबुक पर मिले थे 2 साल पहले, फिर दोस्ती हुई, प्यार और फिर इजहार हुआ। दोनों ही जॉब वर्किंग थे और दुनिया में अकेले भी, इसीलिए भी दोनों को एक दूसरे को समझने में काफ़ी आसानी हुई। कुछ महीनों के बाद ही सोनिया ने अपना रूम छोड़ के राजीव के साथ शिफ्ट कर लिया था और उसका ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो लोग हर वीकेंड पर साथ में अकेले टाइम स्पेंड करने भी जाते और कभी कभार लॉन्ग ड्राइव पर तो कभी डिनर डेट पर। ऐसे ही करीब 1.5 साल गुजर गया। सोनिया काम में बहुत माहिर थी जिसकी वजह से उसे ऑफिस में प्रमोशन भी मिल गया और यही से उसकी लव स्टोरी में दरार पड़ना चालू हो गई। दरअसल सोनिया के प्रमोशन के बाद से राजीव शुरू में तो खुश था, पर फिर उसके मन में ये बात खटकने लगी थी कि सोनिया उससे ज़्यादा बेहतर है और इस ऑफिस का वो पुराना स्टाफ होने के बावजूद भी उसे प्रमोशन नहीं मिला बल्कि सोनिया को मिला। उसके मन में ये बात धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगी और ये जहर और कोई नहीं बल्कि राजीव के दोस्त ही भर रहे थे जो कहीं ना कहीं सोनिया से जलते थे। फिर क्या, सोनिया और राजीव ने पहले ऐसा प्यार नहीं रह गया। राजीव हर वक्त सोनिया से दूर दूर रहने लगा था और उससे छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगा था। जिस सोनिया के हाथ के खाने की वो तारीफ करते नहीं थकता था, अब वही खाना उसे जला और बेस्वाद लगने लगा था। सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव को क्या हो गया है। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी करी, पर राजीव ने तो अब उसकी बातें ना सुनने की कसम खा ली थी। सोनिया ने सोचा शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर हालात ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ते गए। राजीव अब शराब पीकर घर आने लगा था
और कई बार तो उसने सोनिया पर हाथ भी उठा दिया था, पर सोनिया अभी भी सब कुछ बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक रात राजीव शराब पीकर घर आया। सोनिया ने दरवाज़ा खोला और राजीव को संभाला, पर राजीव ने उसे धक्का दे दिया और उस पर चिल्लाने लगा और अलग होने की बातें करने लगा। पर सोनिया उसकी बातें मानने को तैयार नहीं थी। वो राजीव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने राजीव को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर राजीव उसकी बात समझने के बजाय गुस्से में अपना आपा खो बैठा। वो बुदबुदाते हुए किचन में गया और वहाँ से चाकू उठा लाया। ये सब देखकर सोनिया बहुत डर गई और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, राजीव ने उस चाकू से सोनिया के गले पर कई वार करे। सोनिया वहीं तड़प तड़प के मर गई। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो एकटक राजीव को ही देख रही थी, मानो कह रही हो कि राजीव, तुमने मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी। अब राजीव का नशा पूरी तरह उतर चुका था और अपने सामने पड़ी सोनिया की लाश को देखकर उसके शरीर में डर से झुरझुरी पैदा हो गई। पर किसी तरह उसने सोनिया की लाश को एक बोरे में डाला और फिर फर्श पर लगाकर खून साफ करा और सोनिया की लाश को दूर कहीं नाले में फेंक आया। ये सब याद करते हुए कब 2 घंटे बीत गए, राजीव को पता भी नहीं चला। फिर उसने सोचा उसके फ़ोन में सोनिया की जितने भी फ़ोटो हैं सब डिलीट कर देगा, ताकि कल को कोई परेशानी हुई तो वो कह देगा कि सोनिया ही उसे छोड़कर चली गई थी। ये सोचकर जब राजीव ने सोनिया की फ़ोटो निकाली तो उसने देखा कि सोनिया उसे गुस्से से देख रही थी, जबकि उसे अच्छे से याद था कि उस फोटो में वो स्माइल कर रही थी। फिर भी उसने इस बात को अपना भ्रम समझकर सोनिया की दूसरी फ़ोटो निकाली और उसमें वो पक्का हंस रही थी, पर इसमें भी उसे वो खुद को घूरते हुए नजर आई और एक एक करके उसने सारे फ़ोटो चेक करे और सब में उसे यही सब मिला। ये सब देखकर वो काफ़ी घबरा गया और उसने अपना फ़ोन फेंक कर वापस कमरे में चला गया। उसे लेटे हुए आई मुश्किल से 10-15 मिनट हुए होंगे कि उसे सोनिया की आवाज़ आने लगी। वो रोते हुए उससे कह रही थी कि राजीव, आखिर तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा? आखिर मेरी वफा का ऐसा सिला क्यों मिला? वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। धीरे धीरे ये आवाज़ इतनी कर्कश हो जाती है कि वो अपने दोनों कान बंद कर लेता है और चिल्लाने लगता है, चुप हो जाओ प्लीज़। पर ये आवाज़ें बंद नहीं होती। तभी उसे सामने से सोनिया आते हुए दिखाई देती है, जिसके गले से बेतहाशा खून बह रहा होता है। वो राजीव को गुस्से से देख रही होती है और ये सब देखकर राजीव वहाँ से चीखते हुए भागने लगता है और सीधा पुलिस स्टेशन पर जाकर रुकता है। वहाँ जाकर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, जिससे उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। जब पुलिस राजीव की बताई जगह पर पहुँचती है तो वहाँ उन्हें सोनिया की लाश मिलती है और पुलिस उसकी लाश को अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर जेल में राजीव को लगता है कि अब सोनिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके सेल में धुआं फैलने लगता है और उसी धुएं में उसे सोनिया नज़र आती है, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। उसके हाथ में वही चाकू होता है जिससे राजीव ने उसे मार डाला था। ये सब देखकर राजीव जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर हवलदार ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखता है कि सामने राजीव की लाश पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी, जिसमें से बेतहाशा खून बहकर सूख भी चुका था। इसके अलावा वो चाकू भी वहीं पड़ा हुआ था। हवलदार ने बहुत ढूंढा पर उसे आसपास कहीं भी कोई नहीं मिला। इस तरह सोनिया राजीव को उसके किए की सज़ा देकर अनंत जगत में समा गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।